हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है ईवीएस की क्लास। यानी कि आज हम ईवीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास को देखना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आपके सीटेट में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्लास आपकी प्रैक्टिस बेस्ड भी रहेगी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे अलावा ईवीएस की बहुत सी सारी क्लासेस मैंने करा दी हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो सारी क्लासेस को जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी, आपकी साइकोलॉजी, संस्कृत और आपकी मैथ की पेडागोजी की क्लासेस हो गई हैं। वो क्लासेस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे क्लास आपकी डेली की शाम को 6:10 पर स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को बढ़ाने में बच्चों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। पहले बात कर लेते, क्वेश्चन पूछा गया खाद्य श्रृंखला होती है आपकी फूड चेन। आप लोगों ने जब फिफ्थ क्लास में या सिक्स क्लास में कुछ बच्चों की किताबें उठाकर देख लेना, उसमें फूड चेन वाला चैप्टर दिया होगा। उसमें एक श्रृंखला दी जाती है कि पहले कौन से जंतु आते हैं, फिर उसके बाद कौन से जंतु आते हैं। सबसे पहले आपका उत्पादक आ जाता है, जिसमें आपकी क्या है, हरी घास आ जाती है। उसके बाद में प्रथम उपभोक्ता यानी कि घास को खाने वाले कौन से होते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता यानी कि जो घास को खाने वाले होते हैं, जैसे खरगोश, तो खरगोश को कौन खाता है। ठीक है। फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। ये कहलाती है आपकी खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। तो यही संकल्पना आपको बच्चों को पढ़ानी है। तो पढ़ाने के लिए क्या है, बच्चों को अधिकतम भागीदारिता के लिए यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अटेंड करें और समझें, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि और शिक्षण व्यूह रचना सबसे बेस्ट होगी, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब पढ़ लेते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। हमें ऑप्शन मतलब सॉरी क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बच्चों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारिता किस में होगी, ऑप्शन में। वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ने, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 मिनट मिलता है। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना और उसको आराम से सॉल्व करना। फर्स्ट है कि श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए बच्चों से कहना। यानी कि श्याम पट यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है कक्षा में बच्चों के, उसमें खाद्य श्रृंखला की जितने भी एग्जाम्पल हो, जितने भी उदाहरण हो, उन सबको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है और बच्चों से कहना, बच्चों आप इनको सबको उतार के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो क्या ये बेहतर तरीके से आप फूड चैन को पढ़ा सकते हो बच्चों को। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और बच्चों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। यानी कि आप बहुत सारे प्ले कार्ड बना दो। देखो प्ले कार्ड क्या होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्ले कार्ड होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को। जब बच्चे सोया वगैरह खा लेते हैं, चिप्स वगैरह, उसमें भी कार्ड वगैरह निकलते हैं कार्टून्स के। किसी पे छोटा भीम होता है, किसी पे टॉम एंड जेरी होते हैं। इस टाइप के ही आप क्या करने, प्ले कार्ड बना लें कम से कम 10। उसमें अलग अलग जीवों की पिक्चर्स होनी चाहिए। किसी में हिरन होना चाहिए, किसी में सांप होना चाहिए, किसी में हाथी होना चाहिए, किसी में घोड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप के आप क्या प्ले कार्ड बच्चों को दे देंगे और बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, जो घास खाने वाले जानवर हैं उन्हें अलग कर दीजिए, जो मांस खाने वाले जानवर हैं उन्हें अलग कर दीजिए, और जो दोनों चीजें खाते हैं उनको अलग कर दीजिए। आप अगर ऐसा करते हो तो क्या ये बेस्ट तरीका होगा फूड चेन पढ़ाने के लिए बच्चों को। ठीक है, ये बी ऑप्शन में आपसे पूछा गया है। सी देख लेते हैं हम, सी में क्या है। एक एक ऑप्शन को आराम से समझना, फिर अपने आंसर तक पहुंचना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सी है, विभिन्न हवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए बच्चों को कहना। विभिन्न हवाओं का मतलब है जो विभिन्न जानवरों में अलग अलग तरीके की चीजें खाई जाती हैं। जैसे मान लो आपका शेर है, वो मांस के बिना कुछ नहीं खा सकता, लेकिन जो कुत्ता होता है वो आपका रोटी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। तो इन चीजों के बारे में बच्चों को खोज करने के लिए कहना है कि शेर क्या खाता है, हाथी क्या खाता है, ये सब बच्चों को खोजना है। ये कहना कि ये एक बेस्ट तरीका होगा फूड चेन पढ़ाने का बच्चों को। फिर आप डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी में लिखा है आपका, 1 मिनट में इसको स्क्रॉल कर लेती हूँ। डी में देख लेते हैं क्या लिखा है। डी में लिखा है आपका कि बच्चों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बच्चों से कहना कि बच्चों, जो घास खाने वाले जानवर हैं, जो मांस खाने वाले जानवर हैं,
उन सबको क्या है, आपको इंटरनेट पे सर्च करना है और देखना है, फिर बताना है। तो बताइए फूड चेन पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा जिसमें बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। अब मैंने आपको चारों ऑप्शन पढ़ दिए, अब एक एक पढ़ के देख लेते कौन कौन सा गलत है। देखो, इंटरनेट की बात नहीं करनी। आप ये बताइए, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, किसी के घर में मोबाइल होता है, किसी के घर में मोबाइल नहीं होता। जिन बच्चों के पास नेट ही नहीं है वो कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। समावेशी शिक्षा नहीं कहा जाएगा इसको। इसलिए तो अब तो टीचर ने क्या करा, अपना काम हटा के बच्चों को काम डाल दिया कि तुम कहीं से भी नेट से सर्च करके लेकर आओ। अब नहीं है मोबाइल, वो पूरे शहर में ढूंढते फिरते रहेंगे मोबाइल के, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। सी में लिखा विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य। अब मान लो बच्चों को कुछ जानवरों के बारे में तो पता है, कुछ जानवरों के बारे में नहीं पता, तो वो कहाँ से खोजेंगे? आप बताओ कहाँ से खोजेंगे? जो आसपास के जानवर हैं उनके बारे में तो वो पता कर सकते हैं, बाकी चीजों को आप कैसे बताएंगे? तो ये तरीका भी उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो, सी और डी तो हट गए हैं, अब देख लेते हैं ए और बी में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। जो बेस्ट आंसर होगा वही होगा, हमारा ध्यान रखना। देखो, फर्स्ट में लिखा था कि श्याम पट पर लिखी। इसमें तो जो खाद्य श्रृंखला आप बच्चों को बता दोगे उदाहरण के तौर पे, वही बच्चे बता सकेंगे। वो अपने पास से क्या बताएंगे? फिर तो आपने ही बता दिया, ये बात भी गलत हो जाएगी। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका बी। बी कैसे, ये भी जान लो। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और जीवों के बच्चों को समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। जब आप प्ले कार्ड बांट दोगे तो बच्चे क्या करेंगे, उन्हें पता है कि कौन कौन से जानवर घास खाते, तो उन्हें अलग कर देंगे, और जो जो मांस खाने वाले उन्हें अलग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो फूड चेन पढ़ाया जाएगा वो बहुत बेहतरीन तरीका हो जाएगा। इससे बच्चों की समझ में क्या है, समझ में विकास होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सन 2017 में पूछा गया था, और इसी टाइप के आपको ईवीएस में क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से, फिर एक एक का आंसर पर हम पहुंच जाएंगे। फर्स्ट में लिखा है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। यानी कि एक साइंस की टीचर है जो श्वसन पढ़ाती है। श्वसन का मतलब है जो सांस लेने वाली जो क्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, उसे पढ़ाती है। और ये देखती है कि अधिकांश बच्चे श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर नहीं समझते हैं। यानी कि देखो, एक होती श्वसन क्रिया, यानी कि हम सांस किस प्रकार से लेते हैं, किस तरीके से हमारी श्वसन क्रिया होती है, और एक होता है सिंपली सांस लेने के बीच में क्या है, अंतर नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो ये किसके कारण होता है? तो ये क्या बात है, किस कारण की वजह से बच्चे श्वसन और सांस लेने में अंतर नहीं कर पा रहे हैं? ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो कौन सा कारण जो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया है? अब देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या पूछा बताया गया। ऑप्शन में लिखा है, ये उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। यानी कि जिसने श्वसन पढ़ाया है उन्हें, वो उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर जिसने पढ़ाया है वो क्लास टीचर है या नहीं है, इससे बात से कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ा देखो, क्लास टीचर एक ही बनाया जाता है, सभी को क्लास टीचर नहीं बनाया जाता, लेकिन और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर ही आते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। कक्षा अध्यापिका से कोई लेना देना नहीं होता, बात होती है पढ़ाने से। कोई भी बाहर का टीचर आकर अगर बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, तब भी वो टीचर ही कहलाएगा। इससे मतलब नहीं पड़ता कि वो क्लास टीचर है या नहीं है। तो ये बात तो गलत हो गई। बच्चे प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। यानी कि उन्होंने श्वसन में अंतर और श्वसन सांस लेने में अंतर समझा दिया, पर बच्चों को क्या है, उनका तरीका समझ में नहीं आया है। बच्चों को प्रश्न का जो सही तरीका है वो समझ में नहीं आया है। क्या इस वजह से वो समझ नहीं पाए हैं? ये बात हो सकती है। देखो, कोई भी टीचर हो बताया तो होगा, तरीके से तो बात मतलब नहीं बनती है, लेकिन वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तरीका तो उन्हें समझ पा गया, लेकिन अंतर नहीं कर पा रहे, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। क्योंकि बच्चे बिल्कुल साफ दिमाग के होते हैं, उन्हें आप जैसा समझाओगे वो वैसे ही समझेंगे। तो ये बात तो गलत होगी कि उनको सही तरीके से नहीं समझ सके हैं वो। सी है, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। यानी जो शिक्षिका है वो बच्चों में क्या है, अनुशासन नहीं बना पाएंगे। यानी कि जो डिसिप्लिन होता है वो बच्चों में अच्छी तरीके से नहीं बना पाई, इसलिए उनके समझ में नहीं आया। देखो, उन्हें श्वसन और सांस लेने में अंतर बताना था। यहाँ डिसिप्लिन से तो कोई लेना देना नहीं। अगर बच्चों में डिसिप्लिन भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छे शिक्षक का यही दायित्व होता है, जब वो पढ़ाए तब बच्चे सारे डिसिप्लिन में हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ाने का इतना बेहतरीन तरीका होना चाहिए कि जो बच्चा भी ना पढ़ना चाहे वो भी पढ़े। क्योंकि हम क्या है, बच्चों में रुचि जगाएंगे तभी पढ़ा सकते हैं, वरना नहीं पढ़ा सकते। तो ये बात भी गलत हो जाएगी कि शिक्षिका क्या है, कक्षा में प्राय अनुशासनहीनता रहती है। देखो, ऐसा नहीं है, सारे टीचर्स
डिसिप्लिन बच्चों को सिखाते हैं। जब बच्चे शोर मचाएंगे तो वो वैसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन क्या है, टीचर क्या करते हैं, उन्हें अनुशासन सिखाते हैं। डी लिखा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यातित नहीं कर सकी। देखो यही इसका राइट आंसर है। कैसे, आप ये भी जान लो। देखो बच्चे अंतर नहीं कर पा रहे हैं, ये बात क्वेश्चन में खुद मेंशन की गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चों के समझ में नहीं आया है, वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं श्वसन क्रिया में और सांस लेने में, अंतर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह है वह कक्षा में जो उनकी जो टीचर है साइंस की, वह अच्छे तरीके से संबंधित संकल्पना यानी कि जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, वो सही से व्याख्यान नहीं कर पाई, इस वजह से बच्चे क्या है, अंतर नहीं कर पा रहे हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बच्चों के समझ में नहीं आ रहा, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं। आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है ना पेडागोजी में, आपसे यही पूछा जाता है कि आप अपनी गलती कितनी नहीं बता रहे हैं। बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। कभी भी ऐसा ऑप्शन आए तो उस पर टिक मत करना। टीचर गलत हो सकता है लेकिन बच्चे गलत नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका यानी कि ईवीएस पढ़ाने वाली जो टीचर है, वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, यानी कि वायु के बारे में पढ़ा रही है। वायु के बारे में पढ़ा रही है और वो बता रही है कि वायु में क्या है, वेट होता है, भार होता है और वो जगह घेरती है, यानी कि वो स्थान भी घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो यानी कि जो बच्चों को वो पढ़ा रही है कि वायु क्या है, जगह घेरती है, वायु में बाहर होता है, तो इसी तरीके से उन्होंने 4 एग्जाम्पल बच्चों को बता दिए हैं। भिन्न गतिविधि अलग अलग जो है 4 एग्जाम्पल बता दिए हैं टीचर ने। आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अब उन्होंने 4 तरीके बताए हैं, तो आपको बताना है जो 4 तरीकों में से कौन सा बेस्ट तरीका है। देखो ये क्वेश्चन आपका यहीं खत्म नहीं हो रहा, ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उन्होंने 4 तरीके बताए, तो ये बताना कि उन 4 तरीकों में बेहतरीन तरीका कौन सा है बच्चों को ये पढ़ाने का कि जो वायु होती है, यानी कि जो हवा है, उसमें वजन भी होता है और वो जगह घेरती है। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन में लिखा है आपके, ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा खाली उल्टा बीकर, यानी कि जो बीकर होते हैं आपके, जिसमें आप मिट्टी का तेल वगैरह कुछ भी बीकर रखते हो, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह को ऊपर रखें और उसे धकेलें। आपने कभी वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि पानी का जो टब होता है, उसमें पानी का टब हो या बाल्टी हो, उसमें पानी है, आप एक मग को रखना और उसके अंदर ऐसे ही डुबो देना। तो अब आपका, आप थोड़ी देर बाद जब आपको उसको उठाते हो तो क्या होता है, उसके अंदर से पानी निकलता है। ये बताओ पानी कैसे चला जाता है उसके अंदर, जबकि आपने तो खाली बर्तन रखा होता है, उसके अंदर पानी क्यों, उसके अंदर पानी नहीं होता, उसके अंदर हवा भर जाती है, दैट्स वाई क्या होता है, पानी उसके अंदर चला जाता है। तो ये भी एक क्या है, हवा का एक्सपेरिमेंट है कि जो हवा है उसमें वजन होता है और वो जगह घेरती है। ठीक है। बी है स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना, जो स्ट्रो से आप लोग जूस वगैरह पीते हो, है ना, जूस वगैरह पीते हो, उसके माध्यम से जो स्ट्रो को हम ऊपर खींचते हैं जूस को, तो वो हवा की वजह से खींचा जाता है क्योंकि उसमें हवा भर जाती है, इस वजह से। ये बात ठीक होएगी। ये भी एक एग्जाम्पल बताया था टीचर ने, गुब्बारे में हवा भरना, हाँ ये बात तो ठीक है, गुब्बारे में जो हवा भरी जाती है वो क्यों भरी जाती है, क्योंकि हवा में वजन भी होता है और वो जगह घेरती है। डी है दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे, यानी कि दो भरे हुए गुब्बारे हवा से, और उसको साम्य अवस्था में ले आए और किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें, यानी कि दोनों में क्या करा हमने, हवा भर दी है, अब उसे दोनों को साइडों में बांध दिया। जैसे मान लो ये एक डंडा है, यहाँ पर भी गुब्बारा बांध दिया है हवा भर के और इधर भी हमने गुब्बारा भर दिया, अब ये बराबर ही तो हो गए, इक्वल है। अब क्या कर देंगे हम, इसे एक वाले को फोड़ देंगे तो क्या हुआ, बैलेंस इधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हवा भरी हो, इसमें थोड़ा सा वजन होगा जरूर। ठीक है। तो अब आपको बताना है, जो ये चारों एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, इसमें जो शिक्षिका ने बच्चों को बताए हैं, उसमें से उपयुक्त गतिविधियों में कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये कौन से चारों ऑप्शन में कौन सी बात सबसे बेस्ट है, 2 बातें कौन सी बेस्ट है, जिसमें ये बताया गया कि जो हवा है उसमें वजन होता है और वो जगह घेरती है। तो मैंने आपको ऑप्शन तो पढ़ा दिए, इसमें लिखा है ए और डी। ए और डी बिल्कुल ठीक है, बी और डी सी सही है, सी है, सी में है कि ए और सी सही है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन और देख लेते हैं। डी में बोला है आपका ए और बी सही है।
तो देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए थे, मैं फिर से अगेन बात कर रही हूँ। ये देखना जिसमें बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आ जाता है वही राइट आंसर होगा। इससे डजेंट मैटर कि हवा स्थान घेरती है और पानी उसमें वजन होता है। ये बात तो चारों ही बातों कह रही हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, तरीका कौन सा है? देखो ए वाला तरीका बेस्ट है, खाली उल्टा बीकर को पानी की सतह पर ऊपर रखें और धकेले, जो मैंने मग वाली आपको बात बताई है, ये बेस्ट है। स्ट्रो के माध्यम को जूस को खींचना, ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। गुब्बारे में हवा भरी होती है, ये बात ठीक है, ये बात भी ठीक है कि उसमें वजन होता है और वो जगह घेरती है। लेकिन ये वाला तरीका बहुत बेस्ट है कि दो भरे हुए गुब्बारों को एक छड़ से बांधे तथा साम्य अवस्था में ले जाए और किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे, तो इससे पता चल जाएगा जो गुब्बारा फूट गया है उसमें जो थी हवा निकल चुकी है, तो उसका जो पलड़ा होगा वो जिस जो फूला हुआ गुब्बारा होगा उसकी तरफ वो हो जाएगा। तो यही तरीके दो बेस्ट हैं, ये तो बहुत इजी मेथड है, इसमें तो बच्चे देखते ही रहते हैं। तो ए और डी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं ए और डी हमारा किस ऑप्शन में रखा हुआ है। देखो किस में रखा हुआ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही रखा हुआ है, ए और डी, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को नेगलेक्ट मत करना, आराम से अपनी तैयारी कर लो बेहतरीन तरीके से, अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो उसमें क्या आपको प्रैक्टिस करनी है। और आज के क्वेश्चन भी आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, पढ़ लेते हैं इसको। इसमें लिखा है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए, यानी कि वायु प्रदूषण, जो आपका वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, उसको पढ़ाना है, उसके बारे में बताना है बच्चों को। चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि चार टीचर हैं साइंस के और वो चार तरीके बता रहे हैं वायु प्रदूषण के, अलग अलग पढ़ा रहे हैं और अलग अलग शिक्षण विधि लगा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे बेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा उचित होगी? यानी कि जो चार टीचर हैं वो अपनी अपनी बात बता रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में, तो कौन सा टीचर सबसे बेस्ट बता रहा है? एक एक करके ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है वायु को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना है, यानी कि बच्चों को वायु प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण का एक डायग्राम बना देंगे वो उसमें वृत्त में चित्र बनाकर बता देंगे कि बच्चों आपकी जो वायु वो इस तरीके से प्रदूषण हो रही है। तो क्या ये बेस्ट तरीका होगा? ये एक पहले टीचर ने बता दिया है। दूसरा टीचर क्या कह रहा है, बच्चों से कहना है कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष का सारणीकृत करें। यानी कि जब आपकी दीपावली होती है उससे पहले देखें कि जो आपका वायु है वो कितनी शुद्ध है, और उसके बाद में दीपावली होने के बाद में 3 दिन बाद में वो इकट्ठा करें नमूनों को कि जो वायु की शुद्धता थी वो कितनी परसेंट रह गई है और कितनी बेस्ट है, और इन्हीं नमूनों को एक सारणी में लिख ले। ये दूसरे टीचर ने कहा है, वायु प्रदूषण पढ़ाने वाले ने। अब तीसरा टीचर क्या कह रहा है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का स्वसर पठन करने के लिए कहना, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक में आपको वायु प्रदूषण के बारे में दिया गया उसके बारे में बच्चों से कहेंगे, बच्चों क्लास में खड़े होकर आपको तेजी से बच्चों को पढ़कर सुनाना है और कॉन्सेप्ट बताना और शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना है, यानी कि जो जो शब्द उसमें दिए गए हैं उसका अर्थ स्पष्ट करना है। ये तीसरा टीचर कह रहा है। तीन टीचर्स ने अपनी बात कह दी, अब देख लेते हैं चौथे टीचर्स क्या कह रहा है वायु प्रदूषण के बारे में। डी है, डी यानी कि चौथे टीचर ने कहा है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, यानी कि जो एक्सरसाइज आपने पढ़ा दी, एक चैप्टर आपने पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स उन सबको लिखवा देना। ये बेस्ट तरीका होगा बच्चों को वायु प्रदूषण पढ़ाने का। तो बताइए इन चारों टीचर में सबसे बेस्ट टीचर कौन सा है, वही आपको राइट आंसर देना। एज अ टीचर होने के नाते आपको आंसर देना होगा, तब आप समझ में पाएंगे। देखो अपने आप को टीचर मान के क्वेश्चन का आंसर लगाओ, आराम से अपने सही आंसर तक आप पहुंच जाओगे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी वाला। देखो कैसे, ये भी जान लो, बच्चों को आपने दीपावली के बारे में पता है कि दीपावली में कितना प्रदूषण होता है, तो बच्चे ने पहले का और बाद के नमूने इकट्ठे कर लिए कि कितनी परसेंट इसमें क्या हुए जो मौसम में क्या हुआ प्रदूषण पहला है। देखो चित्र बनाने से कोई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या बच्चों को तुमने चित्र बनाया खुद से समझा दे, लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें बच्चा खुद से काम कर रहा है, जब वो खुद से एक्सप्लोर करता है तो वो बेहतरीन तरीके से सीखता है। एक होता है हमारे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चा जब ही सीखता है जब वो खुद से करता है। सी वाले में देखो चैप्टर पढ़ाने से कोई वायु प्रदूषण समझ में आ जाता है, वो तो सभी को पता है कि वायु प्रदूषण है, लेकिन वो जब तक खुद से एक्सप्लोर नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसमें क्या पूरा प्रकरण, ये तो फिर सभी काम करते हैं, चैप्टर पढ़ाया क्वेश्चन आंसर कराया बात खत्म, ये कोई बेस्ट तरीका नहीं होगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन आपका ईवीएस का बहुत बेहतरीन रखा हुआ है, तो प्लीज क्लास को स्किप ना करें, पूरी क्लास को देखें। क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेस ला सकूं। देख लेते हैं 5 क्वेश्चन में क्या पूछा है। 5 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। यानी कि एक टीचर हो आप और तनावग्रस्त, यानी कि जो डिप्रेशन, तनावग्रस्त का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा अपने माइंड डिस्टर्ब है उस बच्चे का, बहुत परेशान है, तो ऐसे बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यानी कि जो डिप्रेशन में बच्चा है उसकी टीचर कैसे पहचान कर सकती है, किन कौन से ऐसे लक्षण हैं उससे पहचान की जा सकती है। तो देख लेते हैं सिम्टम्स कौन से हैं वो। ए है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, यानी कि बच्चे का दिमाग परेशान है, वो माइंड से डिस्टर्ब है, तो वो पढ़ाई में एकाग्रता, यानी कि वो पूरी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसका माइंड डिस्टर्ब होता है उसका माइंड तो उसी जो काम उसका गलत हुआ उसकी तरफ जाता है, वो कैसे मन लगा सकता है पढ़ाई में? ये बात तो हो ही नहीं। बी है बहुत बात करना, यानी कि जो जिसका माइंड परेशान है वो बहुत सारी बातें करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान का माइंड ही ठीक नहीं है, उसका मन ही नहीं है किसी से बात करने का, तो वो बात कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। फिर सी लिखा हाइपर एक्टिविटी, यानी कि अति सक्रियता, यानी कि हर काम में उसकी अति सक्रियता देखी जाएगी। अगर टीचर ने बोल दिया कि आपको ये होमवर्क करना है, तो वो होमवर्क भी करके लेकर आ रहा है। आपको ये लेसन पढ़ना है तो वो लेसन भी पढ़ रहा है। तो ऐसे कैसे कर सकता है? हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी इसके अंदर जब उसका बच्चे का माइंड ही डिस्टर्ब है ना, वो परेशान है अपने दिमाग से या किसी बात को लेकर के, तो वो कैसे किसी काम में मन लगा सकता है? तो इसका जो व्यवहार होगा वो किस टाइप का होगा? आक्रामक व्यवहार होगा, चिड़चिड़ा होगा। आप देख लेना जब बच्चे अ, आप अपने घर में ही छोटे छोटे बच्चों को देख लेना, और अगर उनकी कोई विश पूरी नहीं होती वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो क्या होता है, अगर घर से भी डांट खा के आते हैं तो वो स्कूल में भी मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। तो शिक्षिका क्या है, पहचान लेती है कि भाई आज आपकी मम्मी ने आपको मारा है, इस वजह से आप खामोश हो। तो बच्चे क्या है, एकदम स्माइल करने लग जाते हैं कि हमारी टीचर ने हमें पहचान लिया। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आंसर तक पहुंचेंगे। इसमें लिखा अभिभावक शिक्षक अति सक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य, यानी कि अभिभावक, अभिभावक यानी कि पेरेंट्स और टीचर अंतःक्रिया, यानी कि जो उनकी मीटिंग होती है, उनकी बातचीत होती है, उसको उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है आपका पीटीएम से पूछा गया है। जो पीटीएम होती है ना बच्चों की, क्या होती है आपकी? पीटीएम कराई जाती है स्कूल में। पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग। पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग यही तो होता है, टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग रखी जाती है। पीटीएम होती है बच्चों की, जाया जाता है, हर मंथ में एक बार होती है। तो जो ये पीटीएम रखी जाती है उसका उपलब्ध कराने का क्या उद्देश्य है, यानी कि इस मीटिंग को रखने का क्या उद्देश्य है? पढ़ लेते हैं हम ऑप्शंस को, एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे कि पेरेंट्स मीटिंग क्यों रखी जाती है, इसका क्या उद्देश्य है। इसमें लिखा है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। पुनर्वलन यानी कि जो बच्चों में गलतियां हुई हैं उसे वो दोबारा रिपीट ना करें, इसके लिए, और उसमें सुधार करने के लिए बच्चों की योग्यता, यानी कि बच्चों की जो स्किल्स है वो कितना पढ़ रहे हैं या कितना नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी कमजोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए। यानी कि जब पेरेंट्स वहां जाते हैं तो टीचर बताती है बच्चों की गलतियों को, फिर पेरेंट्स भी बताते हैं कि उनके अंदर ये गलतियां हैं। तो क्या होती है, इनमें बातचीत और चर्चा करने के लिए पीटीएम रखी जाती है। बी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने के लिए, यानी कि टीचर और अभिभावकों के बीच में सामाजिक संबंध विकसित करने के। देखो सामाजिक संबंध की बात है, सामाजिक संबंध उसी दिन स्थापित हो जाते हैं जिस दिन बच्चे का एडमिशन हो जाता है, क्योंकि उधर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं और उधर उनकी टीचर होती है, तो ये सामाजिक संबंध ही कहलाते हैं। क्या इसके लिए रखी जाती है पेरेंट्स मीटिंग? सी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करने के लिए, यानी कि टीचर की क्या कमी है और पेरेंट्स की क्या कमी है बच्चों के लिए, ये उजागर करने के लिए पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। डी है स्कूल में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करने के लिए, यानी कि जो स्कूल में काम पढ़ाया जा रहा है, ये जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, उनके बारे में अभिभावक को बताने के लिए, और अभिभावक भी शिक्षक से पूछने के लिए जाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बताइए। देखो इसका राइट आंसर है आपका ए वाला। इसमें बच्चों की गलतियां या उनकी अच्छाइयां या जो भी बुराइयां हैं या जो उनमें सुधार करने वाली बातें होती हैं या बच्चों की जो कमजोरियां होती है उनके बारे में चर्चा की जाती है पीटीएम में।
ठीक है। टीचर बताती है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है और पेरेंट्स भी उनसे बताते हैं कि वो घर पर कैसे स्टडी करता है, इसलिए पीडीएम रखी जाती है, ना कि सामाजिक संबंध के लिए, ना ही एक दूसरे की गलतियों के लिए, और ना ही क्रियाकलापों की बात करने के लिए। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सेवेंथ में। इसमें कहा है ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। यानी कि एक टीचर है और वो बच्चों को पढ़ा रही है कि कुछ जो सामान होते हैं खाने पीने के, आपको उनका ताजी यानी कि उनको फ्रेश किस प्रकार से रखा जा सकता है, उनके 3-4 तरीके टीचर ने बता दिए बच्चों को। ठीक है, तो वो तरीके कौन से ये देख लेते हैं हम। वो तरीके कौन से हैं, ये उन्होंने तरीके बताए हैं, फिर आपको बताना है कि इनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है और वो किसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ लेते हैं इसको। इसमें लिखा है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है। यानी कि एक कोई पदार्थ है जिसको वो कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में, यानी कि जो बिना ढक्कन वाले बर्तन होते हैं उसमें रख देती है, जिसमें ठंडा पानी है और उसमें ठंडा पानी भी है। तो वो कौन सा पदार्थ है जो ऐसे रखा जा सकता है, फ्रेश रहे ताकि वो। बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, यानी कि खाने का पदार्थ है आपका, उसे एक गीले कपड़े में लपेट के रख देती है जिससे वो फ्रेश रहता है यानी कि ताजी रहता है। सी लिखा है एक धूप में खुला फैला देती है, और फिर बाद में क्या करती है वो धूप में भी खुला फैला देती ताकि जिससे वो ताजी भी रहता है। डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है और उसे अंधेरे में भी रख देती है, तब भी वो क्या रहता है, ताजी रहता है। तो अब देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है उपयुक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करा है। यानी कि जो बी बताया गया है ऑप्शन में, वो जो पदार्थ है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। उन्होंने 4 पदार्थों के बारे में बताया है आपको। इन्होंने ये 4 पदार्थ हैं जिनको ताजे इस प्रकार से रखा जा सकता है, लेकिन जो बी वाला है वो कौन सा पदार्थ है ये अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बी क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ लेते हैं फिर से। इसमें लिखा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट के रख देती है, यानी कि कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है आपका जिसको गीले कपड़े में लपेट के आप रख देती हो, तो वो तो अभी वो ताजी रहता है। देख लेते हैं भाई कौन सा होगा बी का, जो ताजी रहता है गीले कपड़े में लपेटने से। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को गीले कपड़े में अगर आप रख देते हो तो क्या वो ताजी रहते हैं? इनमें तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बी है हरा धनिया। हाँ, हरा धनिया को अगर हम गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ताजी रहता है। पके हुए चावल बिल्कुल नहीं, इसे तो और धूप में रखा जाता है, ये बात ठीक है। काजू बर्फी है तो 2 मिनट में ही खराब हो जाएगी। ठीक है। लहसुन प्याज, इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। हरे धनियों को अगर आप गीले कपड़े में लपेट के रख देते हो तो वो ताजी रहता है, और यही आपसे इसमें पूछा गया था। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में। थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखो, इसमें पहले आपको क्वेश्चन दिया, फिर 4 ऑप्शन दिए, फिर इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन बनाकर इसमें से पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो नेगलेक्ट नहीं करना, अच्छे से अपनी क्लास को यानी कि तैयारी को करके जाना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, एक क्लास को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, फिर ये भी देखना पड़ता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मेरी पूरी मेहनत रहेगी आपको पढ़ाने के लिए, यानी कि आपकी मदद करने के लिए। 8 क्वेश्चन में क्या लिखा है इसे पढ़ लेते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं इस दुनिया में, वो क्या है, सब लोग पर्यावरण प्रदूषण का समस्या का सामना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो पर्यावरण प्रदूषण है जो वो फैल रहा है, इससे अधिक से अधिक बीमारियां हो रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है, और छोटी छोटी एज में ही क्या है, मृत्यु भी हो रही है, मौत भी हो रही है। और सही बताओ ना, आपका जो ये कोरोना काल जो अभी फिर से आ गया है, इस बात के लिए मैं आपको बता दूं, ये भी हमारे प्रदूषण के कारण ही है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ रही है, इसी के कारण क्या है, कोरोना भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम लोग ही इस पर कवर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे पर्यावरण प्रदूषण से। जितना प्रदूषण होगा उतनी ही लाख बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो अब जो आपका फिर से कोरोना काल आ गया है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में भी सुरक्षित रहना है,
टाइम से अपने काम करना है, मार्क्स को कवर करके जाना है, दूरी बनाए रखना है और अपने काम को भी अच्छी तरीके से करना है। तो क्या है इसमें, तो जो बड़े बड़े शहर हैं उनको प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो संरक्षण के लिए शहर के लोग यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए डैश डैश के माध्यम अपना सहयोग दे सकते हैं। तो किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देख लेते हैं अब ऑप्शन, ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आंसर तक पहुंचेंगे। देखो चारों ऑप्शन पढ़ने में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जब भी क्लास लेती हूँ बताती हूँ कि ऑप्शन आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि जो बेस्ट आंसर होगा वही आंसर पर जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। फर्स्ट है, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से, यानी कि जो आने जाने की जो हमारी सवारियां हैं, यातायात की जो व्यवस्था है उसको अच्छी तरीके से करने से, प्रयोग करने से हमारी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ सकता है। फिर बी है, अक्सर घर में बाहर जाने से बचने से। देखो घर से बाहर जाने से बचने की बात ठीक है, लेकिन इंसान कितना घर से बाहर जाएगा, जो काम होते हैं अधिकतर सब लोगों के बाहर होते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जैसे लॉकडाउन में उन लोगों का ही काम चल रहा था, लेकिन जो बाहर लोग हैं सामान बेचने के लिए भी जाते हैं, तो वो काम कैसे कर सकते हैं, उनका तो नहीं हो सकता ना, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। सी, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि ना खरीदें। अगर नहीं खरीदेंगे तो इनकी सुविधाएं घट जाएंगी। आज के डेट में कौन साइकिल चलाना पसंद कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो सब अधिकतर एक एक घर में तीन तीन चार चार स्कूटर होंगे, सॉरी स्कूटर नहीं, कार होंगी, बाइक भी होंगी, उसमें भी स्कूटी भी खड़ी होगी एक में। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि वो ना खरीदे। फिर डी है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाएं। यानी कि पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए, सीमा के लिए, यानी कि जितना कम धुआं निकलेगा वाहनों में, उनके इंजन की नियमित रूप से जांच करवाएं, है ना। तो ये बेस्ट तरीका होगा। देखो जांच कराने से पर्यावरण प्रदूषण थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। मान लो आपको कैंसर है, आपने जांच करा ली, तो क्या कैंसर खत्म हो जाएगा? जब तक उसका इलाज नहीं होगा तो वो तो हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर आपका ए है, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग, यानी कि जो सर्वाधिक आने जाने की व्यवस्था का करने। मान लो, कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर आप कार ना लेकर के, एक बार कार ना निकाल करके सवारी से भी जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ऑटो से जा सकते हो। अब क्या है, ऑटो वाला भी चला रहे हैं और आप भी कार चला रहे हो, तो दोनों चीजें बाहर जानी, तो प्रदूषण तो बढ़ रहा है ना। देखो ऐसा तो है नहीं कि आप कार से जा रहे हो तो पेट्रोल उसमें लगता नहीं है, वो पानी से चलती है ना। ऑटो में भी आपके सीएनजी गैस जो भी भरी जाती है। तो इसमें क्या होता है, सर्वाधिक यातायात व्यवस्था सही से करने से क्या हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में सबके पास अपनी अपनी कारें हैं, कोई भी ऑटो में बैठना नहीं चाहता, लेकिन आपकी वजह से उसका घर भी चल सकता है। ये बात हमेशा हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आप कोई ऐसा काम करो कि जिस आपकी वजह से किसी के घर में, यानी कि चार घरों में चूल्हा जल सके, वो लोग भी चैन से खाना खा सके, तो उसे कहते हैं एक जीवन। आप भी जॉब कर रहे हो, वो भी लोग जॉब कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मालिक कौन बनेगा और लोगों को नौकरी कौन देगा? तो अधिकतर ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से चार घरों का चूल्हा जल जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, इसे भी पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें लिखा है कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित चार तरीके बताती है। यानी कि अंजलि नाम की लड़की, उसकी एक फ्रेंड है, जो उसको दांतों में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्षय का मतलब है जो उसके दांत गिर रहे हैं या कीड़ा लग रहा है, उनसे बचने के लिए निम्नलिखित चार तरीके बताती है। कौन कौन से तरीके से, वो भी पढ़ लेते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल ठीक बात है। इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, यानी कि जो हमारे दांतों में इनेमल नाम का पदार्थ लगा होता है, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं, पीले नहीं पड़ते, व्हाइट रहते हैं और अच्छे रहते हैं, उसको कम ना हो उसके लिए ब्रेसेस लगाना चाहिए। ब्रेसेस आपने वो देखे होंगे, कुछ लोगों के जब दांत बढ़ते हैं तो वो तार वगैरह लगवा लेते हैं, आपने देखा होगा ना, उससे तार लगवा रखा तो उसे ब्रेसेस कहते हैं। एक तरीके से तार होता है, एक ब्रेसेस होते हैं, बिल्कुल कवर कर देते हैं हमारे दांतों को, बिल्कुल ही हमारे दांतों के साइज के बन जाते हैं। जैसे कवर मार्क्स कह सकते हैं उसको, उसे ब्रेसेस कहा जाता है। तो वो लगवा ले तो सही, बेस्ट रहेगी, तो उसके दांत नहीं गिरेंगे, यानी कि कुछ भी खराब नहीं होगा। सी है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी कि जिसमें CO2 पाया जाता है, उन पदार्थों को ना लें, यानी कि चॉकलेट टॉफिस वगैरह जो होती है उनको कम कर दें। एक तरीका और बताया है उन्होंने, डी, और देख लेते हैं कौन सा तरीका बताया उसकी फ्रेंड ने, कि हर खाने के बाद कुल्ला करें, यानी कि जो भी कुछ भी खाती है उसके बाद वो कुल्ला कर ले। तो इसमें लिखा है, अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो अंजलि की फ्रेंड ने तो उसे चार तरीके बता दिए, अब आपको ये बताना है कि जो चार तरीके बताए हैं उनमें से कौन कौन से पर उसे अनुपालन करना चाहिए, है ना, अपने जीवन में उन चीजों को उतार लेनी चाहिए।
और उन्हीं को काम को करना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में। इसमें लिखा है सी डी ए डी, सेकंड में डी ए बी, और सी में लिखा है ए और सी, या डी में लिखा है आपका बी सी डी। एक बार फिर से क्या है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो जो तरीका सही होगा हम उसी पे ही टिक लगा लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से ऑप्शंस को। ये रहे ऑप्शन, कौन सा बेहतरीन तरीका है। देखो, दिन में 2 बार ब्रश करें, एक सुबह में होता है एक रात को होता है, ये बेस्ट तरीका है। इनेमर में काम ना हो ब्रेसेस पहने। देखो, ब्रेसेस हर किसी के लिए नहीं है। अब ऐसा तो नहीं 24 घंटे ब्रेसेस पहनकर रह सकते हैं। आपके दांत भी कैसे लगे, अगर आप कहीं जाओगे तो कोई क्या कहेगा कि आपके दांत में कोई बीमारी होगी, जो ब्रेसेस पहन सको तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। सी है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड, पेप्सी वगैरह जो होती है आपकी, CO2 होता है उसमें, तो पेय पदार्थों को ना लें, ये बात भी ठीक है। यानी कि चॉकलेट्स वगैरह जो मीठी चीज होती है उनको कम कर दें। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी ठीक है। देखो, ये सब काम क्या है वो खुद से कर सकती है। ब्रश भी खुद कर सकती है, मिठाई चॉकलेट भी कम कर सकती है, और खाने के बाद कुल्ला भी कर सकती है। यही बेस्ट 3 तरीके हैं। ब्रेसेस हर कोई नहीं पहन सकता, तो कुछ को पैसों की भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये 3 तरीके बिल्कुल बेस्ट है। तो कौन सा तरीका होना चाहिए, और छोटे बच्चों में तो देखो अगर ये चीजें ना पहनो तो बेहतर होगा। तो इस हिसाब से क्या है, हमारा बी वाला गलत है, बाकी ए सी डी सही है। देख लेते ए सी डी किस में लिखा हुआ है। ए सी डी, ए सी डी यही है, देखो फर्स्ट में ही लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके सी टेट में। देखो, क्वेश्चन भी ऑप्शन भी दिए हुए हैं, सारी चीजें बताई गई हैं, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को। अब पढ़ लेते हैं हमारा 10 क्वेश्चन में क्या है। नीचे दिए गए वैन आरेख का अध्ययन कीजिए, यानी कि एक आरेख दिया है, इसका अध्ययन करना। अरे हमारे टाइपिस्ट ने तो बड़ा अच्छा बनाया है इसको, आरेख को आज। सॉरी, थोड़ा आरेख अच्छा बना हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये वैन आरेख दे रखा है, इसे समझ लेते हैं पहले। इसमें लिखा है, यानी कि पूरा होगा ऐसे करके, ऐसे करके देख लेते हैं। इसमें लिखा है जमीन पर रहने वाले जंतु, यानी कि जो जंतु हैं ये वाले साइड के, ये जमीन पर रहते हैं। और एक ये गोला दे रखा है आपका, इसमें है पानी में रहने वाले जंतु। इसको ऐसे रहने देती हूँ वरना अजीब लगेगा। ये वाला जो साइड है इसमें जमीन में रहने वाले जंतु कौन कौन से हो सकते हैं, जमीन पर कौन कौन रहते हैं, हाथी शेर घोड़ा सभी रहते हैं, है ना। पानी में रहने वाले जंतु जैसे मछली हो गई, मछली हो गई, मगरमच्छ हो गया, और पानी वाला सांप भी कह सकते हैं, स्टार फिश हो गई आपकी, है ना। ये सब रहते हैं। मैं इसे नीचे कर देती हूँ, डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। फिर लिखा है आपका, जो ये वाला आपका गोला दे रखा है इसमें क्या है, आपके अंडे देने वाले जंतु हैं। हमने पढ़ लिया। बीच में एक्स है, यानी कि थोड़ी थोड़ी कॉमन बातें इनके अंदर दे रखी है। ये वाले जो एक्स का मतलब है कॉमन बात है, कुछ कुछ है, ये तीनों बातें कॉमन है उन जानवरों के अंदर जो इस एक्स में दे रखी हैं। इसमें ये तीनों आ रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा पार्टीशन आ रहा है ना सबका, तीनों का। तो यानी कि वो पानी में भी रहते हैं, और धरती पे भी रहते हैं, और वो अंडे भी देते हैं। एक्स का मतलब तो ये हो गया। अब पढ़ लेते हैं नीचे ऑप्शन में क्या पूछा है। हमने बैन आरेख को अच्छे से देख लिया था। अब इसमें पूछा है आपसे, पढ़ लेते हैं इसको। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया, जो एक्स का मतलब है कि उसमें तीनों गुण होंगे। वो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, और अंडे भी दे सकते हैं। तो ये जो 4 आपको जंतु दिए तो वो कौन से आ जाएंगे एक्स में। फर्स्ट दे रखा इल, यानी कि सर्पमीन, जो मैंने आपको बताई स्टारफिश को कहते हैं सर्पमीन, स्टारफिश को। स्टारफिश रह लेगी, चलो स्टारफिश आपके पानी में रह लेगी, लेकिन बाहर नहीं रह सकती। क्या वो अंडे देती है, ये बताना आप मुझे। शार्क है, हाँ शार्क आपके अंडे देती है, शार्क आपकी अंडे देती है, लेकिन वो जमीन पर नहीं रहेगी। अंडे भी दे सकती है, पानी में भी रहती है, लेकिन वो अंडे नहीं, वो सॉरी, जमीन पर नहीं रह सकती। तो ये दोनों तो आपके कट गए। फिर सी है मछली, मछली आपकी अंडे देती है, पानी में भी रहती है, लेकिन वो जमीन पर नहीं रह सकती, किसी भी हाल में जमीन पर नहीं रह सकती। जमीन पर आते तो वो मर जाती है, ये भी नहीं होगा। डी आपका मगरमच्छ, ये मगरमच्छ ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। मगरमच्छ ये आपका राइट आंसर है। अब क्यों है देखो, मगरमच्छ आपका अंडे भी देता है, जमीन पर भी बाहर आके रह सकता है, और पानी के अंदर भी रह सकता है। यही इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा डी का। ठीक है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको क्या करना है, आरेख को भी देखना है, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है, तब अपने राइट आंसर पर पहुंचना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मगरमच्छ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
वैसे शाम को 6:10 आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। और बाकी जो आपने क्लासेस नहीं देखी वो क्लासेस भी आप देख सकते हो। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।